नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी लोग दिवाली मना चुके होंगे, ठीक है। तो यूपी पीसीएस आरओ ए आरओ के लिए जो सीरीज चल रही थी उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे हम लोग, अभ्यास सीरीज, जिसपे हम लोग 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे सिलेबस का रिवीजन और 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं उनका एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, ठीक है। आज हम लोगों की क्लास रहेगी पॉलिटी की, दिवाली के बाद पहली क्लास है और क्लास नंबर ये 18 रहेगी पॉलिटी में। इसके पहले 17 क्लासेस पॉलिटी में हो चुकी हैं, ठीक है। इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके एक बार इनको जरूर देख लेना है प्लेलिस्ट को, ठीक है। पूरे वीडियोस अच्छे से देख लेना है जितने भी क्वेश्चन हैं। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लगभग 10 से 11 या 12 प्रश्न आते हैं यूपी पीसीएस आरओ में। और अगर आपने पॉलिटी को ठीक ठाक पढ़ा है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लेकिन ठीक ठाक पढ़ा है, पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व किया है, तो 8 से 10 प्रश्न आपको फिक्स है। अगर 12 प्रश्न आएंगे तो 8 से 10 प्रश्न आप कर ही लोगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इसमें लेंदी क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर रहे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो पॉलिटी की क्लास 18 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पढ़ेंगे क्या कह रहा है। नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। पहला है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। कौन? प्रथम निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सॉरी। उसके बाद है, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। ये पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे और ये पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी रमा देवी। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो सुकुमार सेन थे, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और पहली जो महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी वो भी रमा देवी थी, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब है पहले तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक। दूसरी चीज, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो प्रमुख आयोग जो होते हैं, प्रमुख आयोग, उनसे पूछा जाता है। जैसे कैसे, समझाइए। जैसे ये मुख्य निर्वाचन आयोग का प्रश्न था, ठीक है। एक सतर्कता आयोग होता है, सूचना आयोग होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, नीति आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया। तो ये कुछ अलग से जो आयोग होते हैं ना, इनसे भी प्रश्न ठीक ठाक लेवल के पूछ लेता है। जैसे मानवाधिकार आयोग है एक, है ना, मानवाधिकार आयोग। तो इनको भी हम लोग बहुत ही अच्छे से अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लोग इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन मिक्स दिए हुए थे चैप्टर वाइज, मतलब चैप्टर में, जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसको चैप्टर में ही मिक्स दिया हुआ है, चाहे आप घटना की पढ़ोगे या नॉर्मल कोई बुक पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको इसको अलग से बताऊंगा, ठीक है, ताकि चीज़ें गड़बड़ ना हो। तो आज मुख्य निर्वाचन आयोग का प्रश्न आ चुका है, तो मुख्य निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिएगा अच्छे से, अलग पेज ले लें और यहाँ पे हम लोग देखेंगे केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ठीक है। देखिए, केंद्रीय निर्वाचन आयोग और एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है, जो कि पंचायती राज हो गया या नगर निकाय, नगर पालिका के चुनाव करवाते हैं, ठीक। वो राज्य निर्वाचन आयोग है। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट 1 हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था पढ़ लिया है। उसका पार्ट 2 आना है, जिसमें हम लोग आर्टिकल और प्रमुख आयोग पढ़ेंगे, ठीक। उसका टेंशन नहीं लेना है। आज हम लोग अलग से इसको कर रहे हैं, केंद्रीय निर्वाचन आयोग को। तो जो सबसे पहली चीज तो यही आती है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस में है। बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 324 में है, भाग 15 में है, ठीक है। तो आर्टिकल 324 और भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का गठन या स्थापना कब की गई थी, ये बताइए। तो ये की गई थी 25 जनवरी, समझिएगा, 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। इसी वजह से 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना इसके बारे में कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। क्लियर है? आगे देखेंगे हम लोग। अब ये कितने सदस्यीय है, तो ये वर्तमान में 3 सदस्यीय है, 3 सदस्यीय आयोग, 3 सदस्यीय आयोग है, मतलब इसमें 3 सदस्य हैं, ठीक है।
1 + 2, 2 अन्न होंगे और 1 मुख्य होगा। तो क्या शुरुआत से ही 3 थे? बिल्कुल नहीं। ध्यान देना, यहाँ पे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें केंद्रीय निर्वाचन आयोग में शुरुआत से 3 सदस्य नहीं थे, पहले 1 थे, फिर 3 हुए, फिर 1 हुए, फिर 3 हुए। कैसे देखेंगे? बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा कि 1950 जैसी स्थापना होती है, 1950 से 1989 तक, 1950 से 1989 तक क्या होता है, इस पे 1 सदस्य होता है। कितना होता है? 1 सदस्य, 1 सदस्य। 1989 में फिर चेंजमेंट हो जाता है, 1989 में फिर चेंजमेंट हो जाता है, और 1989 से लेकर 1990 1 साल, 1989 से लेकर 1990 तक 1 साल, इसमें 2 सदस्य और जुड़ जाते हैं, 2 अन्य सदस्य। इसका मतलब यहां 3 हो गए टोटल, ठीक है, 2 अन्य सदस्य। उसके बाद 90 तक होता है, ठीक है। 1990 में फिर से 1990 से 1993 तक, 1990 से 1993 तक पुनः, ऐसा लिख दे, पुनः 1 सदस्य, पुनः 1 सदस्य कर दिया जाता है कि भाई 1 ही सदस्य रहेगा, मेन रहेगा वो, ठीक है। और फिर 1993 से अब तक, अब तक क्या होता है, वही वर्तमान में क्या है, 2 अन्य सदस्य फिर जोड़ दिए जाते हैं, तो वर्तमान में 3 सदस्य है। इसे पूरा लिख दें, 3 सदस्य। मतलब समझे? नहीं समझ में आया? चलो फिर समझो। मैंने बोला, यहां पे देखना है, मैंने बोला 1989 में 2 अन्य सदस्य जोड़े गए थे, ठीक है। 1990 जैसी 1 साल हुआ, वापस से ये 2 को घटाकर केवल 1 कर दिया गया, ठीक है। फिर 1993 में फिर दिमाग खराब हो गया इनका, और फिर से 2 अन्य सदस्य जोड़ दिए गए, फिर अन्य 2 सदस्य जोड़ दिए गए, तो वर्तमान तक अब ये 2 सदस्य हैं। तो अगर पूछा जाता है कि पहली बार निर्वाचन आयोग में 2 अन्य सदस्यों को कब जोड़ा गया था, तो 1989 में पहली बार, ठीक है। या अगर पूछ लेता है कि निर्वाचन आयोग में 2 अन्य सदस्य जोड़े गए थे, तो पहली बार 1989 में, फिर दूसरी बार 1993 में, तो ऑप्शन में जैसे 1989 ना हो तो 1993 कर देना है, ठीक है ना। तो वो ऑप्शन बेस होगा, जैसे आएगा ऑप्शन। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दिया है कब क्या करना है, ठीक। चलिए, ये हो गई बात, आगे चलते हैं। तो कुल मिला के अब निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन आयोग या केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हो चुकी है, और इसके बारे में अब अन्य चीजें देखेंगे, कुछ लास्ट में समितियां भी देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगी अपने लिए। तो सबसे पहली बात आती है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। बहुत ही फटाफट से बात करेंगे हम लोग, जहां पे समझाने वाली चीज होगी समझाऊंगा, वरना फटाफट से। तो नियुक्ति कौन करता है, किनकी नियुक्ति? सबसे पहले तो किनकी नियुक्ति? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त। देखिए, चाहे नियुक्ति हो, पद शपथ ग्रहण हो, या पद से हटाने की प्रक्रिया हो, मुख्य निर्वाचन और अन्य दोनों की एक साथ बात होगी, ठीक है। तो मैंने एक बार इसको लिख दिया है कि दोनों की जो नियुक्ति करते हैं, आयुक्त की नियुक्ति, पूरा लिख दें, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति करता है। अच्छा, अब बताइए, क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति क्या स्वविवेक से करता है, मतलब अपनी बुद्धि से करता है? स्वविवेक से बिल्कुल नहीं। तो ध्यान देना है कि राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तो करता है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, ठीक। मतलब इसके स्वविवेक की शक्ति नहीं है ये, कुल मिला के ये, ठीक। चलो, नियुक्ति हो गई। योग्यता बताओ, योग्यता बता दो। अभी लास्ट में हम लोग कुछ आर्टिकल भी देख लेंगे, ठीक है ना, कुछ समितियां, कुछ आर्टिकल, तो टेंशन नहीं लेना है। योग्यता क्या होगी इनकी, समझिएगा। यहाँ पे आपको तमाम तरीके की योग्यता, अगर क्वेश्चन आता है तो तमाम तरीके की योग्यता दी जाएगी, केवल कंफ्यूजन के लिए कि योग्यता ये होती है, वो होती है। और अगर चौथा ऑप्शन हुआ इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं टिक करना है। क्यों? क्योंकि इसकी योग्यता के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे लिख दें कि
संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। तो कैसे नियुक्ति होती है? तो ध्यान देना है कि जितने भी निर्वाचन आयुक्त तो होते हैं, चाहे मुख्य हो चाहे अन्य हो, वो प्रशासनिक अधिकारी होता है। प्रशासनिक अधिकारी मतलब आईएएस ऑफिसर अधिकारी, ठीक है। तो चाहे रिटायर्ड हो, चाहे ज़्यादातर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त बनते हैं, ठीक है। तो इनके विषय में कोई खास योग्यता नहीं है कि राज्यसभा का सदस्य योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य हो, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। चलो यहीं पर देख लेते हैं, कार्यकाल बताओ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ध्यान देना है, या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए, जो पहले हो। या ये समझ गए कि नहीं? जो पहले हो मतलब कहने का कि मान लो कोई 62 साल का है, कोई 62 साल का व्यक्ति है, इसको निर्वाचन आयुक्त तो बनाया गया, तो अब ये 3 ही साल काम करेगा। क्यों? क्योंकि 3 साल जैसे ही होंगे तो 65 वर्ष आ जाएगा, ठीक। अब मान लो कोई 50 साल का है, तो फिर ये 56 साल तक काम करेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 6 वर्ष तक काम करेगा, ठीक है ना। तो जो पहले हो जाए, इस टेक्निक से निकाला जाता है। तो ये बात समझ गए होंगे, 6 वर्ष या 65 वर्ष। चलो ये हो गया। अब यहीं पर अगर देख लें कि त्यागपत्र किसको देगा, अगर निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त त्यागपत्र देना चाहेंगे, त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को, है ना। सिंपल क्वेश्चन। भाई राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हैं तो राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र दे देंगे, बस। उसके बाद और आगे चले, और आगे देख लेते हैं क्या क्या है। अब ये बताओ कि निर्वाचन आयुक्त की योग्यता देख लिए, नियुक्ति देख लिए, त्यागपत्र भी दे देगा, लेकिन अगर मुझे हटाना है, निर्वाचन आयुक्त मुझे पसंद नहीं आ रहा है या सरकार को कुछ गड़बड़ लग रही है, तो हटाएंगे कैसे? तो हटाने की प्रक्रिया तो बताओ। नियुक्ति तो बता दिए, हटाएंगे कैसे? तो समझो, सिंपल सा एक पॉइंट है। जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, मेरी बात समझे। जिस प्रकार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाएंगे, वही प्रक्रिया से भी निर्वाचन आयुक्तों को हटाया जा सकता है। अब जैसे मैंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पूरा बता दिया है, ठीक है ना। वीडियो नंबर ये वाला 18 है, लगभग 15 या 16वां वीडियो देखना आप लोग। इस पे मैंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों बता दिया है, ठीक है। कैसे हटाया जाता है? भाई संसद में, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में प्रस्ताव आएगा। लोकसभा में आएगा 100 सदस्य, 50, राज्यसभा में आएगा 50 सदस्य। फिर वो समितियां बनेगी, फिर 2/3 बहुमत से पास होगा, 1/4 बहुमत से पास होगा। फिर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से या दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पास होगा। फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, फिर उसके बाद वो हटेंगे। तो बस सेम प्रक्रिया है उसकी, ठीक है। चलो, नियुक्ति हो गई, पद से हटाने की प्रक्रिया हो गई। वेतन भत्ते की अगर बात कर लें, यहीं पर वेतन भत्ते, तो वेतन भत्ते कितना होता है? तो याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान, ठीक है। अब चूंकि वेतन बराबर है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का और निर्वाचन आयुक्त का, तो इनका जो पद होता है, तो इनको भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान दर्जा दिया जाता है। समान, अब ये क्या मामला है समझाते हैं अभी। समान दर्जा मतलब कहने का, अगर आपसे पूछ ले इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त या केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किस पद के समान है? राष्ट्रपति के पद के समान है, या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद के समान है, या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के पद के समान है, या
राज्यपाल के पद के समान है। ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद के समान है। क्लियर है? अब जब उसी पद के समान है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के पद के समान है, तो वेतन भत्ता भी बराबर मिलेगा, उनको भी उतना ही मिलेगा, इनको भी उतना ही मिलेगा। ठीक है, ध्यान देना है। कभी कभार ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त का वेतन होता है 2,50,000 रुपये प्रतिमाह, 2,80,000 रुपये प्रतिमाह। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी नॉट, या इनमें से कोई नहीं। मतलब केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त का वेतन होता है। तो ध्यान देना है, आप लोग ज्यादा लॉजिक लगा के ये मत कर देना कि यार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान मैंने पढ़ा था और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को मैंने बहुत अच्छी तरीके पढ़ा है, उनको वेतन 2,80,000 मिलता है, तो बस 2,80,000, ऑप्शन बी इज द राइट। गलत। साफ साफ संविधान में केवल इतना लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन के समान। ठीक है, तो यही टिक करना है। जिसका वेतन लिखवाया जाए केवल उसी का वेतन क्लियर होगा। ठीक है, ध्यान देना इसके बारे में। चलो, ये हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका एक होता है, वो उसको थोड़ा समझ लेना है। चलो आगे, और आगे की ये लिख सकते हो एक कि निर्वाचन आयोग की जो सेवा शर्तें हैं उनका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। सिंपल सा है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। प्रथम महिला वी.एस. रमा देवी। ठीक, तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में न्यायालय निर्वाचन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है केवल। तो अब साफ साफ कह रहा है कि निर्वाचन संबंधी मामले हैं, तो निर्वाचन संबंधी मामले हैं तो भाई निर्वाचन याचिका के आधार पर हस्तक्षेप कर सकता है। निर्वाचन याचिका जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी मामला होगा, चुनाव से संबंधित कोई भी मामला होगा, तो हम केवल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आर्टिकल 71 के तहत। ये मैं बता चुका हूं। ठीक है ना, तो बस वही चीज है। ऑप्शन भी यहां पर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। तो पहली बार प्रयोग कब किया गया? तो आप सभी को पता होगा कि 61वां संविधान संशोधन 1989 आता है। ठीक है ना, इस संशोधन में क्या होता है कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है आयु। किसकी आयु? मतदान की आयु। मतदान की आयु। ठीक है, और तारकुंडे समिति द्वारा ये की जाती है, अभी देखेंगे हम लोग। उसके बाद ध्यान देना है एक पॉइंट कि वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 326 में। ठीक है ना, वयस्क मताधिकार का अधिकार आर्टिकल 326 में है। ठीक, बाकी 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। तो ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है ना, संविधान संशोधन नहीं है, केवल संधिया हुआ है 1989, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन कारण है, तो कथन पढ़ेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। कारण है, ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। तो देखिए, अब कथन की अगर बात करें कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो एक संवैधानिक प्राधिकरण, संवैधानिक का मतलब है संविधान में उल्लेखित है। बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, इन दोनों में निर्वाचन आयोग के बारे में दिया हुआ है, और ये हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है ना, अलग से इसका वीडियो आएगा तो हम लोग देखेंगे। स्थानीय पंचायती राज चुनाव का जो पंचायती राज उसका जो चैप्टर है पंचायती राज वाला, उसमें हम लोग ये पार्ट 2, क्योंकि पहले पार्ट में हम लोगों ने बेसिक चीजें देख ली, अब केवल आर्टिकल देखना है। जो प्रमुख आयोग है उनको देख लेना है, तो उसी में ये आता है, तो बिल्कुल सही है। फिर ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग मतलब केंद्र का निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। बिल्कुल गलत। जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो स्वतंत्र है। ठीक है ना, अपने आप में स्वतंत्र है, उसका हस्तक्षेप कोई भी मतलब केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आर जो है गलत है, ए सही है। ए सही है, मतलब ऑप्शन डी द राइट। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट।
नेक्स्ट, संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न मैं आपको कई बार बता चुका हूं, केंद्र के संबंध में भी और राज्य के संबंध में भी। थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, इसको देखेंगे अच्छे से। देखिए संसद क्या कह रहा है, संसद के जो सदस्य की निर्भरताएं हैं, निर्भरता का मतलब क्या होता है? पहली बात तो इसका अर्थ पता होना चाहिए। निर्भरता का मतलब होता है अयोग्यता, अयोग्यता। तो संसद के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में अगर कोई प्रश्न है तो उसका विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति किसकी राय लेगा? तो भाई मुख्य न्यायाधीश, नो, निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी इज द राइट। महान्यायवादी नहीं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं। आप समझिए कैसे। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 102, इसमें क्या बताया था कि कुछ आधार थे 4-5, जिसमें मैंने बताया था कि इन आधारों पर संसद के सदस्य की अयोग्यता या संसद का सदस्य इस क्राइटेरिया में आ रहा है तो उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। दल बदल की स्थिति में जो सदन की सदस्यता रद्द होगी वो कौन करेगा? तो संबंधित सदन का अध्यक्ष करेगा। मान लो मैं जैसे लोकसभा में हूं, मैंने दल बदल कर दिया तो मुझे कौन हटाएगा पद से? मेरी सदस्यता रद्द कौन करेगा? राष्ट्रपति नहीं। लोकसभा में हूं तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। क्यों? क्योंकि दल बदल की स्थिति है। तो ध्यान रखना, दल बदल के अलावा अगर कोई भी मामला आता है निर्भरता का, अयोग्यता का, तो उस संबंध में राष्ट्रपति अयोग्य घोषित करेगा। जैसे आपको याद होगा कि राहुल गांधी जी को जब पिछले साल शायद अयोग्य घोषित किया गया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना, उनको बंगला खाली करना पड़ा था, काफी चर्चा में रहा था वो। तो क्या मामला था उनका? उन्होंने मोदी को कुछ उल्टा सीधा कह दिया था, मोदी जो शब्द है उनको, ठीक। तो क्या हो गया था? केस हो गया था। अब केस हो गया था तो उनको क्या हो गया था? आपराधिक घोषित कर दिया गया था कि हाँ इन्होंने अपराध किया है इस मामले में। तो ध्यान रखना, कोई भी आपराधिक अगर घोषित हो जाता है तो वो भी अयोग्य घोषित होगा, ठीक है ना। तो बस राहुल गांधी को किस आधार पर अयोग्य घोषित किया गया था? तो आर्टिकल 102 के आधार पर। उन्होंने दल बदल नहीं किया था, ये दल बदल कर दिए हूं, नहीं, उन्होंने अयोग्य घोषित किया था अपने आप को अपराध की स्थिति से, ठीक है। तो इस आधार पर उनकी अयोग्यता रद्द हुई थी आर्टिकल 102 के तहत, ठीक। लेकिन अब आर्टिकल 102 में है क्या क्या? जैसे मैं बोल दूं कि लाभ का पद धारण कर लिया हो तब अयोग्य घोषित होगा, ठीक है। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित कर दिया हो जिसके आधार पर राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया था, दिवालिया हो गया हो, भारत का नागरिक ना हो, उन्होंने मतलब भारत की नागरिकता छोड़ दी हो, उस आधार पर अयोग्य घोषित किया जाएगा। दल बदल कर दिया हो, तो ये कुछ क्राइटेरिया है आर्टिकल 102 में है। लेकिन अगर मान लो ये जो 4-5 क्राइटेरिया है इसके अलावा कुछ ऐसा अपराध कर दिया हो या कुछ ऐसी चीजें कर दी हो जिसको अयोग्य घोषित करना ही करना है, तो क्या होगा? तो फिर आएगा आर्टिकल 103। इसमें क्या होगा? इसमें होगा राष्ट्रपति, इसमें फिर क्या होगा? राष्ट्रपति केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग से परामर्श करेगा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग से क्या करेगा? परामर्श करेगा, तब जाके उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा और पद उसको सदस्यता रद्द की जाएगी। मेरी बात समझ गए? ये आर्टिकल 102, आर्टिकल 103 केंद्र में है, याद रखना है। सेम उसी प्रकार से आर्टिकल 191 है। राज्य विधान मंडल का अगर कोई सदस्य है, विधानमंडल में क्या क्या होता है? विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है। अगर विधानसभा विधान परिषद में अगर कोई अयोग्य घोषित होता है तो वो किस आधार पर होगा? सेम आधार है, आर्टिकल 191 और 102 बिल्कुल सेम है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है, क्राइटेरिया दूसरा है, तो राष्ट्रपति केंद्रीय निर्वाचन आयोग से परामर्श करेगा। और अगर राज्य में समझ में नहीं आ रहा है तो आर्टिकल 192 के तहत राज्यपाल केंद्रीय निर्वाचन आयोग से परामर्श करेगा। अब कहोगे कि भाई साहब दोनों स्थिति में केंद्रीय निर्वाचन आयोग क्यों परामर्श करेगा? भाई ये तो राज्य का मामला है ना, तो राज्य निर्वाचन आयोग होना चाहिए। नहीं, केंद्रीय निर्वाचन आयोग लोकसभा राज्यसभा का भी चुनाव करवाता है और विधानसभा विधान परिषद का भी चुनाव करवाता है। इस वजह से दोनों स्थिति में केंद्रीय निर्वाचन आयोग से ही परामर्श लेना होगा। क्लियर है? तो ऑप्शन भी यहां पर बिल्कुल सही था। थोड़ी सी कहानी लंबी हो गई, आई होप समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 102, 103 और जस्ट रिलेट करके 191 और 192। क्लियर? नेक्स्ट,
हाँ, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखते हैं, ठीक है ना। और हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने वेतन भत्ते देख लिया, योग्यता देख ली, पद से हटाने की प्रक्रिया देख ली, त्याग पत्र और शपथ, ये सब कुछ देख लिया। अब देखते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग ये काम क्या करता है, निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या है, ये पहले देखें हम लोग। देखिए, पहला कार्य चुनाव करवाना, चुनाव करवाना किसका, किसका चुनाव, ध्यान देना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, बोल दिया हूं, तो थोड़ा लिख लेना इसको, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनका चुनाव करवाना, ठीक। दूसरा काम मतदाता सूची तैयार करना। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि मतदाता सूची कौन तैयार करता है, संसद? बिल्कुल नहीं, मतदाता सूची निर्वाचन आयोग तैयार करता है। किसकी सहायता से? किसी की सहायता से नहीं, वो खुद से ही मतदाता सूची तैयार करता है, उसका पर्सनल मैटर है, ठीक। बहुत बढ़िया। अगर मान लो कोई पार्टी है, समझिएगा, कोई पार्टी है, 4 या 4 से अधिक, 4 या 4 से अधिक राज्यों में वो जीत गई है, 4 या 4 से अधिक राज्यों में जीत गई है, तो उसको मान्यता कौन देगा? मतलब वो एक राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी, वो एक क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी। तो उसको मान्यता कौन देगा? निर्वाचन आयोग। कौन देगा? निर्वाचन आयोग। तो ये भी इसका काम है, निर्वाचन आयोग का, ठीक। मतलब किसी भी पार्टी को मान्यता प्रदान करना या राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करना, ये किसका काम है? निर्वाचन आयोग का काम है, ठीक है। आचार संहिता, चुनाव के समय आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता, पूरा लिख दें इसको, आदर्श आचार संहिता लागू करना, लागू नहीं होता यार, जारी करना, ऐसे लिख दें, जारी करना। ये किसका काम है? निर्वाचन आयोग का काम है। तो ध्यान रखना है, आदर्श आचार संहिता कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। ये सरकार जारी नहीं करती है, ये पूरी पावर किसके पास है? निर्वाचन आयोग के पास है, ठीक है। और फिर जो मैंने बताया था आपको, ये पॉइंट भी लिख सकते हो कि आर्टिकल 102, 103, 191, 192 बताया है। तो क्या बताया है इसमें कि अयोग्यता के आधार पर, ऐसे लिख दें, अपनी भाषा में लिख दें इसको, कि संसद या विधानमंडल सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति या, भाई संसद का होगा तो राष्ट्रपति, विधानमंडल का होगा तो राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्यपाल को परामर्श देना, परामर्श देना। राष्ट्रपति को अगर परामर्श देगा तो आर्टिकल 103 के तहत, राज्यपाल को देगा तो आर्टिकल 192 के तहत। क्लियर है? तो ये उसके 4-5 कुछ काम है निर्वाचन आयोग, ठीक। चलिए आगे, फाइनल टच देते हैं अब अपने को। क्या है इसमें कि भाई चुनाव सुधार हेतु गठित समितियां, कैसे क्वेश्चन आते हैं यहां से, समझिए। पहला क्वेश्चन ये आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ठीक, तो वो बताना रहेगा। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि निर्वाचन आयोग की इस समिति ने निम्नलिखित में से कौन कौन सी सिफारिशें दी थी, ठीक है। तो इक्का दुक्का सिफारिशें हैं, वो देख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पहला देखेंगे वीएन तारकुंडे समिति, वीएन तारकुंडे समिति
कब आई थी? 1980 में। वीएन तारकुंडे समिति कब आई थी? 1980 में। ठीक है, क्या बोला इस समिति ने? देखिए पहला पॉइंट, सिफारिशें हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, मैं पॉइंट लिख दे रहा हूं। तो इसी की सिफारिश पर मतदान की जो एज है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 80 में आई थी, फिर 61वां संविधान संशोधन 89 हुआ था, ठीक है ना। तो इसी समिति के अंतर्गत था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मतदाता या मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किस समिति की सिफारिश पर, तो वीएन तारकुंडे समिति या तारकुंडे समिति याद रखो केवल, ठीक। उसके बाद एक और अगर मैं इसी में लिख दूं, अगर कोई भी पार्टी चुनाव लड़ रही है तो रेडियो, दूरदर्शन पर प्रचार के लिए समय दिया जाए, प्रचार हेतु समय दिया जाए, समय दिया जाए। प्रचार तो अब काफी कायदे का होता है, ठीक है। दूसरी समिति बहुत ही फेमस समिति है, पढ़ा होगा इसके बारे में, दिनेश गोस्वामी समिति, बहुत आता है इसके बारे में। दिनेश गोस्वामी समिति ये कब आई थी? ये आई थी 1990 में। बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से संबंधित है। इसने क्या बोला? इसने बोला कि भाई जो चुनाव है, चुनाव ईवीएम के माध्यम से होना चाहिए, ईवीएम के माध्यम से होना चाहिए, तो तब से हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने बोला था कि चुनाव ईवीएम के माध्यम से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से होना चाहिए? तो दिनेश गोस्वामी समिति ने। उसके बाद है कि कोई भी जन प्रतिनिधि, शुद्ध भाषा में बोले तो कोई भी अगर नेता का पद खाली हो तो 6 माह के भीतर भरा जाए, मतलब 6 माह के भीतर चुनाव करवा के भर लिया जाए, कोई भी नेता का पद खाली नहीं रहना चाहिए, इस समिति ने कहा था, ठीक है। एक लास्ट समिति जो मुझे याद आ रही है, के संथानम समिति, के संथानम समिति, ये कब आई थी? तो ये भी 1990 में आई थी। इसने क्या क्या बोला? तो देखिए पहली चीज है कि ये जो वीएन तारकुंडे समिति है और दिनेश गोस्वामी समिति है, इन दोनों समितियों की जितनी बातें थी वो मान ली गई थी। भाई एज भी घटा दी गई, प्रचार भी होता है, ईवीएम से चुनाव होता है, 6 माह के भीतर भर भी लिया जाता है। लेकिन जो के संथानम समिति ने, इसने क्या बोला था? इसने एक ही बात बोली कायदे की, जो उम्मीदवार है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय होनी चाहिए। मतलब अगर कोई भी नेता चुनाव लड़ रहा है, जीत रहा है, तो उसकी एक न्यूनतम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। तो इसको माना नहीं गया था, ठीक है। तब नोट करके लिख सकते हो, इस समिति की बात को नहीं माना गया। अगर माना गया होता तो भाई बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो केवल बन जाते हैं, क्या मतलब जैसे तैसे, उनके पास कोई योग्यता नहीं होती है, ठीक, ध्यान देना। उसके बाद ये हो गया अपना लास्ट पॉइंट में लिख सकता हूं कि जो मुझे याद आ रहा है, आर्टिकल 327, ये क्या है कि चुनाव के संबंध में, भाई अगर चुनाव के संबंध में अगर हमें कोई भी कानून बनाना है, कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, संसद के पास है, ठीक। लास्ट पॉइंट, जो मताधिकार है भारत में, जो मताधिकार है वह निर्वाचन का अधिकार,
निर्वाचन का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। निर्वाचन का अधिकार एक विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार क्या होता है? विधिक अधिकार क्या होता है? संसद द्वारा अधिनियम पारित करके जो नियम दिए जाते हैं या जो नियम लागू किए जाते हैं, ध्यान देना है, संसद द्वारा अधिनियम पारित करके जो नियम लागू किए जाते हैं उनको ही विधिक अधिकार कहा जाता है। जैसे कुछ समितियां भी है, जैसे निर्वाचन मताधिकार का अधिकार कैसा है? विधिक अधिकार है। क्षेत्रीय परिषद सुना होगा, क्षेत्रीय परिषद कैसी संस्था है? विधिक संस्था है, ठीक है ना। उसको भी क्या बोला गया है कि संसद द्वारा अधिनियम पारित करके उसका गठन किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी इंपॉर्टेंट जो मैंने बता दिया आपको। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? तो कार्य मैं बता चुका हूं सभी। मतदाता सूची तैयार करना बिल्कुल कार्य है। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनाव का संचालन करना बिल्कुल है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव संचालन करना बिल्कुल है। विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करने से काम नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो मैंने बताया जैसे पहली बार 3 सदस्यीय बनाया गया 89 में, 90 तक रहा, फिर 93 में 3 सदस्यीय बनाया गया था। तो 93 ही नहीं, 89 है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो ये इंपॉर्टेंट है। चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, देखो यहां पे ये थोड़ा लिख लेना, शायद मैंने नहीं लिखवाया है। चुनाव चिन्ह का जो बंटवारा करता है, चिन्ह देता है, वो भी निर्वाचन आयोग ही देता है, ठीक। चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये भी उसका काम है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, ये भी उसका काम है। अधिसूचना वो जारी नहीं करता। अधिसूचना कौन जारी करता है? अधिसूचना कौन जारी करता है? तो अगर लोकसभा में हो रहा है चुनाव तो राष्ट्रपति जारी करेगा, और अगर राज्य में हो रहा है चुनाव तो राज्यपाल जारी करेगा, ठीक है ना। तो वो अपने अपने हिसाब से है। नेक्स्ट, ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमांकन करता है। निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन कौन करता है? तो ध्यान रखना है, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। जैसे लोकसभा में 543 सीटें हैं, अभी अधिकतम 550 है। तो ये कैसे सीटें बनी है 550 सीटें? क्षेत्र के आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर। तो ये कौन निर्धारण करता है? जैसे वर्तमान में 1971 की जनसंख्या लागू है, तो कौन निर्धारित करता है? तो ये परिसीमन आयोग, ठीक है ना। परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। अब परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है, ये कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है ना। लोकसभा में हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा है परिसीमन आयोग के बारे में, ठीक। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो भाई स्थापना कब हुई थी निर्वाचन आयोग की? 25 जनवरी 1950। तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई आदर्श आचार संहिता कैसा प्रावधान है? निर्वाचन आयोग ही आदर्श आचार संहिता लागू करता है, और किसी के पास पावर नहीं है आचार संहिता लागू करने की, हटाने की। पूरी पावर किसके पास है? निर्वाचन आयोग के पास है। तो क्या ये कोई प्रावधान है? तो भैया कोई प्रावधान नहीं है। ये आदर्श आचार संहिता जो है, ये एक प्रकार का रूल है या दिशा निर्देश है जो मानना पड़ता है, ठीक है ना। जो पार्टियां होती हैं उनको मानना पड़ता है। तभी आपने देखा होगा कि प्रचार रुक जाते हैं, सभी काम रुक जाता है ना। चुनाव से पहले जैसी आचार संहिता लगती है, चुनाव प्रचार है, होर्डिंग है, बैनर है, सभी हटा दिए जाते हैं। तो एक प्रकार का एक दिशा निर्देश है जो सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना पड़ता है, बस। क्योंकि खास प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो इन उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट, ठीक। लॉजिकल प्रश्न, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। तो मेरी बात समझ गए होगे यहां तक? आगे चलते हैं। ओके, तो हमारे सारे प्रश्न हो गए हैं समाप्त। एंड
आज हम लोगों ने पॉलिटी देखा और पॉलिटी में भी एक आयोग के बारे में देख लिया कायदे से, निर्वाचन आयोग, ठीक है ना, आर्टिकल 324। आई होप वीडियो आपको पसंद आए होंगे। जितने भी प्रश्न मैंने करवाए वो इंपॉर्टेंट है और जितना भी मैंने फैक्ट बताया है, थ्योरी बताई है कायदे की, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेना अच्छे तरीके से। आना सब कुछ इतना ही है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं चलना अपने को, इतना ही काफ़ी है। जब भी पेपर होगा आराम से, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।